A very warm welcome to the Values Workshop. It's a brand new podcast with a seasoned traveler, I'm told. We are meeting the first time on camera. Welcome, Urmesh ji, to the show. Thank you, sir. Thank you for calling me. I've been very intrigued. मैं सोच रहा था पहला सवाल पूछूं तो क्या था, मैंने बोला कुछ ऐसा नेगेटिव टाइप सवाल पूछते हैं तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन शुरू होगी। Yes. तो पहले ट्रैवलिंग के नुकसान क्या है वो बताइए। ट्रैवलिंग के वैसे हमारे लिए तो नुकसान नहीं, लेकिन अगर ट्रैवलर जो है वो सिंसियर ट्रैवलर नहीं है तो दूसरों के लिए या प्रकृति के लिए ज्यादा नुकसानकारक है। कुछ एग्जांपल्स दीजिए। जैसे सबसे बड़ा इश्यू आजकल चल रहा है प्लास्टिक। जहां भी जाते हैं जो आजकल ट्रैवलर्स प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स कैरी करते हैं, और जो फूड्स आते हैं प्लास्टिक के अंदर, जो रेडी फूड आते हैं, तो वो सारा कचरा आजकल वो डंप करते जा रहे हैं हर जगह पे। फिर ये हिमालय वगैरह जो एरिया है उसमें तो ज्यादा ही नुकसानदेह है, बट इवन बड़े सिटीज में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। दूसरा, ओवर ट्रैवलिंग विदाउट सेंस, जैसे लेह लद्दाख है तो अब बाइकर्स के लिए बस वो एक क्या कहते हैं किक सा बन गया है, या सोशल मीडिया के लिए एक चीज बन चुकी है। हमने ये लेह लद्दाख जाना है तो अगर आप लेह लद्दाख की तरफ होंगे तो इतने बाइकर्स दिखेंगे कि आपको लगता है कि क्यों आए हैं यहाँ पे, और उनका कोई वैसे कोई गोल नहीं होता, उनको कुछ क्या कहते हैं स्टडी नहीं करना होता है, कल्चर के बारे में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, सिर्फ एक जगह से निकले दूसरी जगह पे पहुंच गए। तो ये एक नुकसान बहुत बड़ा है। ब्यूटीफुल। आपका क्या रीजन है ट्रैवल करने का? मेरा रीजन वही है कि अलग अलग जगह पे जाके लोगों को मिलना, उनके कल्चर के बारे में जानना, रिलीजियस जो भी वहाँ चल रहे हैं, इकोसिस्टम क्या है, हर चीज हर एंगल से ट्रैवल करना चाहिए। ये और ये मेरा एक सोच है मेरी। आपने कब शुरू किया ये कैसे आइडिया जागी कि मैं ट्रैवल करूं? हाँ, अच्छा, ट्रैवल थोड़ा एक मैं आपको थोड़ा और एक चीज डिटेल में क्लियर कर लूं कि मैं ट्रैवलर से ज्यादा ट्रैकर जाता हूँ। ट्रैवलिंग तो आ ही जाता है, बट नॉर्मल ट्रैवलिंग से ज्यादा मैंने ट्रैकिंग बहुत ज्यादा की है। जो मेरा मेन पैशन रहा है वो ट्रैकिंग रहा है। सो ट्रैवलिंग तो मैं जब 10th में था तब से कर रहा था। जब भी छुट्टियां मिलती थी तो कहीं ना कहीं चला जाता था। तब ये था कि पुराने दिन थे तो मासी मामा के घर होते हैं जहाँ भी दूर या पास में, तो वहां चले जाते थे हम। बट ट्रैकिंग अगर कहे तो मैं आज से 40 साल पहले 85 से मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट किया है। सो ऑलरेडी अब 40 साल होने को आ गए ट्रैकिंग फील्ड के अंदर मुझे। ऐसी क्या चीज है माउंटेन्स में जो आपको शहर में नहीं मिल पा रही? सबसे बड़ी चीज एक सुकून, प्योरिटी, एक वाइब्स, स्पिरिचुअल वाइब्स, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। जैसे अगर आप कभी भी नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो मुझे सालों से एक एक्सपीरियंस है कि हम मोस्टली दिल्ली से चलते हैं, और सुबह जब उत्तराखंड की तरफ जाते हैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हरिद्वार या ऋषिकेश को क्रॉस करते होते हैं। तो बस में ही पता चल जाता है कि वाइब्स चेंज हो चुकी है, और जब आंख खोलते हैं तो पता चल जाता है कि हम ये पहाड़ों के अंदर एंटर कर चुके हैं। या पर्टिकुलर हरिद्वार ऋषिकेश का मुझे बहुत ज्यादा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब भी मेरी आंख खुलती है मैं माँ गंगा के ऊपर से पास हो रहा होता हूँ। सो एक वाइब्स है वहां पे। कोई एक्सपीरियंस बताएंगे कि जब आप सरप्राइज हुए ऐसी जगह में जाके जहां आपको लगा कि इनिशियल डेज में जब आपने शुरू किया, अच्छी या बुरी से कोई मतलब नहीं है, बट जस्ट एक लर्निंग के हिसाब से कि आप गए और आपको कुछ इंटरेस्टिंग समझ में आया अपने बारे में, माउंटेन्स के बारे में? मुझे लगता है कि मेरा या पिछले जन्म का कुछ समझ लीजिए, कुछ भी इनर एक चीज ऐसी है कि वो वहां जाके मुझे कनेक्ट हो गया कि नहीं, मैं यहाँ से ही हूँ। कोई कोई मेरा पिछला जन्म है या कुछ भी है, क्योंकि आज से 40 साल पहले की बात है। आई वॉज यंग, और तब कच्छ में यहाँ पे इतना कोई ट्रैकिंग का इतना बड़ा कोई बेस नहीं था, बहुत कम लोग जाते थे। सोशल मीडिया का या टीवी का भी जमाना नहीं था, तो जो भी अखबारों में आता था, बुक्स भी हार्डली आती थी। एंड वी आर इन कच्छ, तो टोटल रिमोट एरिया है,
था उस वक्त, अब तो काफी आगे बढ़ चुका है। सो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक अलग सा खिंचाव हमेशा हिमालय की तरफ रहा था। और जब मुझे पहली दफा जाने का मौका मिला, जैसे मैंने वहां पैर रखा, तो पहले ही दिन, पहले ही कदम के साथ मुझे एक अंदर की शांति मिली। और फिर वो मैं खिंचता ही चला गया वहां पे। वहां के लोग बहुत प्योर थे। अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा मॉडर्न जो एज है उसका फर्क आ चुका है। हमारे सामान ऐसे पड़े रहते थे, तो कभी कोई चीज वहां से बाहर नहीं, क्योंकि हम बैकपैक वगैरह लेके जाते थे, बस की छतों पे पड़े रहते थे, कहीं ढाबे पे छोड़ के चले गए। कभी ये होता था कि कहीं पहुंच गए और पैसे भी अगर नहीं है, तो वो भी ऐसे ही, ढाबे वाला भी ऐसे खिला देता था हमको कि नहीं नहीं भैया चलो बिल्कुल। ठीक, बस वाला भी लेके जाएगा, कोई नहीं भैया आप उतर जाओ, कोई बात नहीं। तो ऐसे काफी एक्सपीरियंस, ये जो नॉर्मल जिसे हम कह सकते हैं, जो हमारी सिटी लाइफ में नहीं होते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस ये थे। स्पिरिचुअल तो बहुत ज्यादा हुए मुझे, मैं काफी मेडिटेशन मैंने वहां किया है। और काफी लोग मेरे से ज्यादा, मेरे साथ जो लोग आए उनके साथ बहुत उनके जो एक्सपीरियंस है वो मुझे ज्यादा मैं आपसे शेयर करना पसंद करूंगा आगे, जब भी हमारी बात में कोई कहीं आ गया वो मोड़ तो। आपके हिसाब से ऐसा शहर में क्यों नहीं हो पाता? शहर में मेरे ख्याल से यही है एक, आपकी मतलब 40 साल में भी शहर भी बहुत बदल चुके हैं। बट सबसे ज्यादा वही है कि आदमी अपने आप के लिए जी रहा है शहर के अंदर। और जो भी करना चाहता है, अपने अपने से आगे बढ़ के फिर फैमिली का सोचेगा, फिर कोई आगे अपने गांव का सोचेगा। ऐसी एक जो सोच है, और फिर जो पैसा बनाने की एक दौड़ है या आगे निकलने की दौड़ है, वो शायद दौड़ में खुद आगे निकलने के वहां में किसी और को गिराना चाहता है, किसी और को रुकवाना चाहता है। इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आपको क्या चेंजेस नजर आई आप में, जैसे आपने ट्रैकिंग बढ़ाते गए इनिशियली, आपके नेचर में, अपने स्वभाव में आपको एम्बिशन कम लगा, या शहर में जब आप वापस आते थे आपको, वेल काम तो इधर ही करना है, पैसे तो कमाने हैं, फैमिली का ख्याल तो रखना है, ऐसा कोई हम्म। टाइम पे सम एक्सपीरियंसेस दैट यू कैन शेयर? मेन थिंग, एक शांति वहां महसूस होती थी। एक चैलेंजेस, सबसे बड़ी चीज मुझे वहां मिलती थी चैलेंजेस, क्योंकि जब भी हम ट्रैक करते थे, हर पहाड़ के बाद एक नया पहाड़ खड़ा हो जाता था। जब जब चलते थे तो लगता था कि इसको क्रॉस करना है और इसके आगे सफर आसान हो जाएगा। आगे फिर और चुनौतियां आती थी। तो जो चैलेंजेस है वो मुझे लाइफ में भी हमेशा, जब भी कभी प्रॉब्लम आती थी तो मैं उस एंगल से सोचता था कि इस ट्रैक में ये हुआ था, हमने ऐसे रास्ता निकाल लिया था। दूसरा, एक कामनेस आ जाती थी। तो किसी भी काम के बारे में, ट्रैक में भी वही होता है कि अगर जब मुसीबत आती है तो हम इमीडिएट डिसीजन नहीं ले सकते, इमीडिएट कभी लेना भी पड़ता है, बट नॉर्मली हम सारी चीजों को क्रॉस चेक करके फिर सोचते हैं कि भाई क्या बेटर है, क्या कम नुकसानदेह होगा। रिस्क लेना है तो कौन सा रिस्क है जो कम है। सो वो लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट भी मैंने किया, और काफी सक्सेस भी मुझे मिली है उसके अंदर। ओके। ऐसी कोई चीजें जो आप बता सके, जो आपने कई बार ऐसा बोला आपके आंसर्स में कि वहाँ के लोग भी प्योर हैं, और लोग तो लोग हैं, फिर प्योरिटी का डिफरेंस कैसे है? और प्योरिटी का डिफरेंस यही है कि उनके मन में कोई ऐसी बात, हमारे यहाँ आपने एक्सपीरियंस क्या होगा, आपके साथ जो साथ बैठा हुआ आदमी है वो सच में, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं उसी सोच के, लेकिन मोस्टली आप जानोगे कि आर्टिफिशियल आपको एक फ्लेवर दिखेगा आदमी के लिए। आपके साथ जब बात कर रहा है तो आपको लगेगा वो तो मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है और यही सब कुछ करेगा मेरे लिए। लेकिन जब थोड़ी 2-3 दिन के बाद किसी और से मिलेगा तो आपको पता चलेगा वो आपके बारे में कुछ और बात कर रहा है उनके साथ। या कभी वक्त आने पर जब आप उनका कांटेक्ट करे हुए, तो हो सकता है आपके फोन ना उठाए, अगर उनको पहले से ही पता है कि आप कोई मुसीबत में हो। और हो सकता है कुछ और चीजें बहाने बना दे। तो ये जो चीजें हैं ये यहाँ पे बहुत ज्यादा है। सबसे पहले जो प्योरिटी की बात है कि काम आने की, वहां पे आपका वो आदमी सीधी बात, नंबर एक, वो एक्सट्रीम लेवल तक आपको हेल्प करने में पहुंच जाएगा। किसी भी तरह से अगर नहीं हो पा रही है, तब भी आपको बता देगा। एक सलाह जो आपको देगा वो सच्ची देगा, जो भी बात करेगा खुले मन से करेगा आपके साथ। तो ये एक प्योरिटी का ये फर्क मुझे नजर आया है। ओके। आपके अपने एक्सपीरियंसेस जो हुए, जहाँ पे कुछ इंसाइट आपके आई कि अपने बारे में कुछ समझ आई, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं पहाड़ों में
कई बार मैंने बहुत कम ट्रैकिंग किया है, सह्याद्रीज में थोड़ा किया है और बहुत साल पहले किया है। बट वन ऑफ द थिंग्स आई रियलाइज कि यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योरसेल्फ। भले आपका बड़ा ग्रुप है तो भी सारे लोग अकेले अकेले थोड़ी देर बातें होती है, बट फिर बहुत सारा अरसा ऐसा होता है कि आपको अपने साथ मिलता है झाड़ियों के बीच, क्योंकि आपको अपने पैरों को ध्यान देना होता है, कहाँ पैर रख रहे हो, कैसे मूव हो रहे हो, तो ये सारी चीजें तुमको अलर्ट रखती हैं। तो उसमें कुछ कुछ अपने बारे में समझ आता है। तो आप अपने बारे में कुछ जान पाए, ऐसा कुछ हुआ क्या कभी? हाँ, वैसे आपने जैसे बोला कि ग्रुप होता है, मैं तो एज ए कैंप लीडर भी हिमालय में रहा हूँ। अर्ली जो डेज थे तो वहाँ एक एक महीना तक कैंप में रहता था। और नॉर्मली उस वक्त 20-25 ग्रुप एक महीने के अंदर पूरे इंडिया से आते थे हमारे पास। और वहां पे जब ग्रुप एक चला जाता था और दूसरा आता था, उसके बीच में गैप रहता था। एज ए कैंप लीडर मैं उसी कैंप पे हम स्टिक रहते थे, तो आसपास थोड़ा घूम के आते थे, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करते थे, थोड़ा फ्लोरा फाउना के बारे में जानते थे। इस हिसाब से काफी चीजें मुझे वहां मिली। एक जो खुद के साथ टाइम मिला, जो वो खाली टाइम मुझे मिलता था, उस वक्त जो खुद को जानने की कोशिश होती थी कि अगर क्या हूं मैं, या जब चैलेंजेस आती थी तो खुद की वीकनेस पता चलती थी कि ये मेरी वीकनेस है या मेरा ये स्ट्रांग पॉइंट है, ये मैं कर सकता हूँ। और सबसे ज्यादा इसके अंदर लर्निंग मुझे मिला डिसीजन पावर का, कि किसी भी सिचुएशन में मैं डिसीजन ले सकता हूँ। हम्म। अ, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जहां आपने आपको कमजोर पाया सूनर और लेटर, और उसके बारे में आपने कैसे उसको स्टडी किया या कैसे उसमें चेंजेस लाए? क्योंकि माउंटेन्स में तो छुट्टी नहीं है, माने आपको अगर वो क्रिटिकल का है तो क्रॉस करना ही है, नीचे भी नहीं आ सकते, आगे जाना कंपलसरी है, ऐसे भी मौके आए हैं। तो ऐसे वाले मौके जब आए तो आपने हाउ हैव यू डेल्ट विद योर वीकनेस? और एक चीज जो थी, अगर नॉर्मली देखा जाए तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसी कोई चैलेंजेस या कोई पीछे हटने की कोई बात मेरे लिए लाइफ में नहीं आई है। एक बार ऐसा हुआ था, एक 2013 या समथिंग का कोई, सॉरी 2023 का, सॉरी 2015 का ट्रैक था। तो मैं ग्रुप लेके निकला था, और मेरे साथ पूरा ग्रुप था, और पूरा रास्ता स्नो से भरा हुआ था, स्नोफॉल कंटिन्यू हो रही थी। ट्रैक भृगु लेक था, हमको भृगु लेक पहुंचना था। मैं ऑलरेडी आगे 2 बार कर चुका था भृगु लेक का ट्रैक, तो ये मेरे लिए नया ट्रैक नहीं था। हाइट भी ऐसी नहीं थी कि उतनी हाइट मैंने गेन ना की हो। बस एक मेरे साथ हमेशा ये रहा है कि मैं जब ट्रैक करता हूँ तो मुझे पानी बहुत ज्यादा चाहिए। मैं पानी अपने साथ रखता हूँ किसी भी हाल में, और पर्टिकुलरली उस पानी को मैं एंड के लिए बचा के रखता हूँ। जब आखिरी क्लाइंब्स होती है तो वहां पे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। तो जब हम पहुंचे तो मेरे साथ मेरा जो गाइड था, उसके पास मेरी पानी की बोतल किसी वजह से रह गई थी, तो उसके पास थी। और हम एक पॉइंट पे पहुंचे तो ग्रुप ने सबने खाना, जो पैक लंच दिया था वो खा रहे थे। नॉर्मली मैं पैक लंच भी नहीं खाता हूँ, क्योंकि खाने के बाद अगेन थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। फ्राई चीज होती है तो गला सूखना या आगे। और मैं ड्राई फ्रूट्स या नट्स या चॉकलेट्स वगैरह से काम चला लेता हूँ। उस दिन समझो बस बिल्कुल हम समीट के पास में ही थे, तो मैंने कहा चलो अब सब खा रहे हैं तो मैं भी खा लेता हूँ। मैंने वो पूरी सब्जी जो हमारी खुद की बनाई हुई थी खाई, लेकिन उसके बाद गला एकदम सूखने लगा, जो मुझे प्रॉब्लम मुझे पता थी कि जो हो सकती है। और जब पता चला तो मेरी पानी की बोतल जो मेरे साथ आया हुआ जो पार्टिसिपेंट था, वो लोग पी पी गए थे उनको जब प्यास लगी। तो दैट टाइम बस मेरे दिमाग में यही आ गया कि मैं अभी इसको क्लाइम नहीं कर सकता हूँ। मैंने ग्रुप को जाने दिया, दूसरा लीडर अपॉइंट कर दिया, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ा। तो वो आज जब भी सोचता हूँ तब मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, एक ट्राई करना चाहिए था इनको लेके समिट तक। मैंने ग्रुप को ये नहीं कहा कि हमें वापस आना है, मैंने कहा आप जाओ, मैं नीचे खड़ा हूँ, मेरे बस का नहीं है। विदाउट वाटर ये आखिरी चढ़ाई है, मुझे पानी की सख्त जरूरत पड़ेगी, और पानी नहीं है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मे भी ये था कि मेरी अगर हेल्थ खराब होती है तो ग्रुप को भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी हो, मैं कोई कवर अप नहीं करना चाहता हूँ, जो भी बैक ऑफ द माइंड आया होगा। लेकिन वो मेरा रहा। और उसके बाद जितने भी ट्रैक किए मैंने सबको सबमिट करवाया और खुद भी सबमिट किया, फिर एक डिसाइड कर लिया कि किसी भी हाल में सबमिट तक पहुंचना है। बढ़िया। अ,
ये स्टोरी को लेके अगर एक और एंगल देखने की कोशिश करें, वैसे तो पहाड़ों में जाना अपने नेचुरल सेल्फ को जानना और अपने आप को एज अ पर्सन, एज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस, एज अ पार्ट ऑफ नेचर, जो जो अपने बारे में पता चलता है इज क्वाइट डीप, जो शहरों में नहीं पता चल जाता बिकॉज या कॉन्क्रीट सिटी है, फ्लोरा फौना उतना है नहीं, नेचर से ज्यादा कट ऑफ है आई वुड थिंक इन कंपैरिजन। तो ये सेंस ऑफ अचीवमेंट या डिसअपॉइंटमेंट होना जरूरी है क्या, क्या हम समिट पे पहुंचे या नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है आपको, इस स्टोरी से लेके इंस्पायर होके, जरूरी नहीं कि ये स्टोरी के बारे में, पर कई हम्म बार लोग बोलते हैं हम बेस कैंप तक जाके आए, हम यहाँ तक गए, हम नहीं जा पाए, या अच्छी बुरी स्टोरी सब मिलती रहती है। हाउ डज इट स्पिरिचुअली हेल्प यू व्हेन यू फेल समथिंग लाइक दिस? First, I divide my answer your question in two part. आपने पहले पूछा कि पहुंचना या ना पहुंचना वो कितना इम्पोर्टेंट है। ना पहुंचने का भी, अगर आप फिजिकली या किसी भी तरह से अगर फेल हुए तो उसका कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको उस चीज को रिवाइंड करके देखना पड़ेगा कि क्या हुआ था जिसकी वजह से आप फेल हुए। सो नेक्स्ट टाइम वो आप गलती, एटलीस्ट वो गलती ना करे। कुछ तो जैसे मुझे पता था कि मेरी जो गलती थी कि एक छोड़ दिया दूसरा पानी की बोतल, सो आप उसके बाद एक हमेशा के लिए पानी की बोतल मैं अपने पास ही रखता हूँ, किसी के भरोसे पे नहीं रखता। सबसे पहला वो मैंने बिल्कुल। लेसन से किया है कि अगर किसी ने ली भी है तो मैं वापस ले लेता हूँ। दूसरी बात, गोल तो यही होना चाहिए कि हम सबमिट करेंगे। नहीं कर पाए तो उसका कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। इसके लिए आके वापस आके रोने की जरूरत नहीं, आप जरूर बताइए कि हाँ मैं नहीं कर पाया हूँ। स्पिरिचुअली अगन वही है कि आपको एक अंदर से आपको फिर से, क्योंकि फिजिकल बॉडी आपकी होती है फिट, काफी लोगों की नहीं, लेकिन मोस्टली जो जाते हैं उनकी फिट होती है, उनको पता है। जो एक दो कैंप के अंदर ही वो लुढ़क जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते, या उनकी फिटनेस का, जैसे पूरा ग्रुप हमारे साथ चलता है तो हम लास्ट तक तो 50 में से 10 या 15 लोगों को ही लेके जाते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि सारे के सारे ऊपर नहीं पहुंचेंगे। उनको भी पता चल जाता है कि अब नहीं पहुंचेंगे। तो ये दो तीन जो समिट से पहले का 2-3 दिन का ट्रैक होता है, वो इनके लिए एक ट्रायल होता है, और हमारे लिए भी ट्रायल होता है कि बंदे चुन के लेके जाना है। बट जो पहुंचता है उसमें फिजिकल फिटनेस तो, कभी कभी वही स्पिरिचुअल से भी ज्यादा इनर जो एक आपकी स्ट्रेंथ है, वो अगर दब जाती है उस वक्त, या मेंटल आपकी जो कंडीशन है वो आपके इनर स्ट्रेंथ पे हावी हो जाती है, तो उस वक्त आप, हो सकता है कि आगे या वो रुकावट बन जाए। तो स्पिरिचुअली यही बात है कि अगर आप स्पिरिचुअली थोड़ा, स्पिरिचुअल का मतलब मेरा ये नहीं है कि भगवान की तरफ क्या कोई झुकाव, या मैं खुद स्पिरिचुअल वैसे आदमी हूं, बट नॉट इन दिस सेंस। तो आपकी एक आपकी फिजिकल फिटनेस के साथ इनर जो बाकी आप योग कह सकते हो या ब्रीदिंग है, वो सारी फिटनेस को आपको पता चलता है कि इसको मेरे को इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है। ऐसी कौन सी जगह रही है जो आपके लिए बहुत अच्छी चैलेंजेस रही है और आप बहुत खुश हैं कि आप ये कर पाए, और क्योंकि चैलेंज आया और आप कुछ अच्छा कर पाए, या ऐसे कोई स्टोरीज हैं या ऐसे कोई इवेंट है जो आपको याद रह गई है कि ये बहुत ही बढ़िया था? वैसे तो सारे ट्रैक मेरे अच्छे रहे। हर जगह की अपनी ब्यूटी है। अगर आप उत्तराखंड की तरफ जा रहे हो तो जंगल से, पर्सनली मुझे अगर कोई पूछे स्पिरिचुअल लेवल पे या ब्यूटी के लेवल पे, इनर स्ट्रेंथ के लिए, तो मैं उत्तराखंड को ज्यादा प्रेफर करता हूँ कंपेयर टू हिमाचल। हिमाचल में स्नो ज्यादा है लेकिन फ्लोरा फाउना नहीं है, वहां पे जंगल्स नहीं है। तो जो एक ब्यूटी चाहिए, या जो स्पिरिचुअल पावर जो हम बोल रहे हैं कि जो एक शक्ति चलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उत्तराखंड में एक ज्यादा महसूस होती है। मैंने कैलाश मानसरोवर भी इंडिया से हम चल के गए थे, और 33 डेज का था, एंड दैट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस, नॉट फॉर ट्रैकिंग, बट जो तकलीफें हमें हुई, तो वर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे अगर कोई हुआ था तो वो कैलाश में हुआ था। दो चीज उसमें हुई थी कि जब हम कैलाश की परिक्रमा कर रहे थे, तो डोलमा पास इज द हाईएस्ट पॉइंट, 19,500 फीट की हाइट है उसकी। हमारा लगभग 22 लोगों का ग्रुप था।
और उसमें से 14 स्टेट के लोग थे, मतलब हर एक अलग अलग दिमाग का आदमी था। मैं और मेरा एक फ्रेंड था, बाकी हर एक 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 दो दो या कोई चार लोग कहीं से आए होंगे। तो सबका दिमाग अलग था वहां पे, और एज डिफरेंस भी काफी था। तो जब हम डोलमा पास जो है वहां पे ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, और लास्ट चढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है, इससे भी ज्यादा मुश्किल चढ़ाई ये मैंने की है। बट वो जो लास्ट पॉइंट था वो सम हाउ उस वक्त थोड़ी, या सच में थी या मुझे ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, मुझे पता नहीं। एक ये हुआ कि पूरा ग्रुप तीतर बितर हो गया, एक एक दो दो लोग हो गए, तो मैं भी अकेला ही रह गया। और जब एक पॉइंट ऐसा है जब मुझे ऐसा लगा कि मेरा ग्रुप मुझसे आगे निकल चुका है और मैं रह गया हूँ पीछे, तो मैं जब डोलमा पास क्रॉस करके नीचे उतरा, और पूरे रास्ते मुझे मेरा ग्रुप का कोई लड़का मिला नहीं। मैं अकेला ही था, जो मेरे साथ जो बंदे थे उसमें कोई नहीं मिला। तो मुझे लगा मैं पीछे रह गया हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा पानी लेने के लिए नीचे गया हुआ था, वहां पे पार्वती कुंड है, वहां से मैं पानी लेके आया था। तो इतने मुझे लगा कि लोग आगे निकल गए। तो फिर मैं जब नीचे पहुंचा, फिर उसके आगे कैंप तक बिल्कुल वैली थी, स्ट्रेट रास्ता था, कुछ नहीं था। और मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे आगे ना पीछे। सो दैट आई थिंक 14-15 किलोमीटर मैं चलता ही गया, चलता ही गया। और ना कोई बात करने वाला है, ना कोई मिल रहा है। और जब मैं कैंप पे पहुंचा तब मुझे पता चला कि मैं ही पहला आदमी हूँ जो पहुंचा है, बाकी सारे तो पीछे रह चुके हैं। तो एक मतलब जो एंजॉय करना था उसकी वजह से मैं थोड़ा वरी के अंदर चला गया कि भैया ये तो मैं रह गया हूँ पीछे अकेला। हकीकत में बाकी सब पीछे रह गए थे, मैं अकेला ही था जो पहुंचा। तो एक हमारा ये एक्सपीरियंस हुआ। दूसरा, जब हम वहां से लौट रहे थे, सो जो एक यहाँ पे बॉर्डर पड़ता है पिथौरागढ़ के ऊपर से, ये ट्रैक शुरू होता है पंचा पंचाचूली की साइड से। दारचूला जैसे लास्ट बेस कैंप है, वहां से पैदल चलना शुरू होता है। और ऊपर जाके लीपू पास जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में पड़ता है। तो नॉर्मली इतनी बड़ी यात्रा होती है तो बहुत ज्यादा सामान होता है, एक आदमी सिर्फ अपना सामान लेके नहीं चल सकता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी पोर्टर प्रोवाइड किए जाते हैं कि जो जनरल लगेज जो होता है अप टू सर्टेन लिमिट्स वो लेके जाएंगे, बाकी अगर उससे ज्यादा है तो आपको लेना है। और ये होता है कि जब हम जाते हैं तो ये पोर्टर इंडिया की बॉर्डर लीपू पास तक आते हैं, और जो उनके पास जो हमारा लगेज होता है छोड़ देते हैं। चाइना की साइड से पोर्टर आते हैं, वो उसको उठा लेते हैं नो मैंस लैंड से। और हम नीचे चाइना की साइड में ये पूरा ट्रैक करते हैं तिबेट में। सेम वापसी में ये लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं लीपू पास पे, और इंडिया के ये लेके जाते हैं। तो जब हम वापस आ रहे थे, और जब लीपू पास पे पहुंचे, उससे पहले इतनी स्नोफॉल शुरू हो गई कि बिल्कुल बर्फ बढ़नी शुरू हो गई। और हालत इतनी खराब थी कि चाइनीज आर्मी ने भी पासपोर्ट चेक करने की परवाह नहीं की। उन्होंने जल्दी सिर्फ सर गिन लिए कि कितने, आप निकलो यहाँ से। मतलब उनको भी ये था कि हम जल्दी, थोड़ा वो लोग भी नीचे डाउन में चले जाए, हम भी डाउन में चले जाए। और पोर्टर्स ने सामान जो नो मैंस लैंड में रख दिया। जो इंडिया से पोर्टर आने वाले थे, और हमें तो बिल्कुल नीचे ही भेज दिया गया कि आप चलना शुरू करो। सो इंडिया से जो पोर्टर आने वाले थे, वो उनको पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई। इतने में आधे घंटे के अंदर 6 फुट बर्फ गिर गई, और हमारा जितना सामान था वो वहीं दब गया। तो जब हम नीचे पहुंचे तो हमारे पास जो हमने पहने हुए कपड़े थे उसके अलावा कोई चीज नहीं थी, ना टूथपेस्ट थे, ना टूथब्रश था, कुछ भी नहीं था हमारे पास। और ये जो हमारा ग्रुप था वो लास्ट ग्रुप था हमारा। तो जो गवर्नमेंट के कैंप भी लगते थे, समहाउ एक तो वैसे में भी वो राशन थोड़ा उसी तरह ही देते होंगे। तो जब हम एक जो पहला कैंप था लीपू पास छोड़ के जब हम पहुंचे वहां पे, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहां पे ये हालत होगी कि हमें 3 दिन रुकना पड़ा, बर्फ गिरती गई गिरती गई। और हालत ये थी कि वहां के जो कैंप के जो लोग थे गवर्नमेंट के, उन्होंने राशन तक खत्म कर दिया था लास्ट ग्रुप समझ के। और लास्ट ग्रुप को 3 दिन वहां पे रुकना पड़ा। जी बाप सो वो आखिरी में किसी के पास खाना नहीं था, और नीचे से गवर्नमेंट के ये ऑर्डर्स आते थे कि नो मूवमेंट, आपको वहां से मूव नहीं करना है, वहीं रहना है। लेकिन हमें पता चल रहा था कि हमें यहाँ पे बहुत बुरे हाल होने वाले, और अगर हम यहाँ से निकले नहीं तो कब निकलेंगे वो पता नहीं था। यहाँ तक कि जो घोड़े हमारे साथ चल रहे थे वो रात को अपने जो किले थे वो निकाल के भाग गए वहां पे। जिस गांव के पास कैंप था वो गांव खाली हो गया। सिर्फ हम ही 24 लोग वहां पे बचे हुए थे। और हमने वो डिसीजन लेना पड़ा कि भाई गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कहे, हमें अब आगे बढ़ना पड़ेगा।
और हम आगे बढ़ के नीचे पहुंच गए। और जब हम गूंजी करके एक जगह है, आईटीबीपी का बहुत बड़ा बेस है वहां पे, और उसके पास में गवर्नमेंट का कैंप था। तो जब हम वहां पहुंचे तो वहां के एक अफसर से बाद में मिलने आए, तो बात की तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया जो आप चले आए। अब जिस जगह पे रुके थे उसके ऊपर पूरा पहाड़ गिरा है बर्फ का, और जगह दब चुकी है। सो दैट वाज एक इंस्टिंक्ट ही, आप कह सकते हो मेरी ही कोशिश पे या मेरे ही दबाव पे वहां से लोग चले थे कि नहीं हम अब नीचे चलते हैं। और मैंने कहा था मैं तो जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा अब किसी भी हालत में। तो फिर सब लोगों ने चलना शुरू किया था। सो ये एक एक्सपीरियंस था। उसके बाद के दिन भी बहुत खराब थे। हमारे पास जो पहने हुए थे वही कपड़े थे। बारिश हो रही थी तो रात को मतलब वो जो खाना पकता होता था उसके पास खड़े रह के कपड़े सुखाते थे। और फिर उन्हीं कपड़ों को रात को उतार के अपने स्लीपिंग बैग में लेके सो जाते थे, ताकि बॉडी हीट से वो कपड़े सूखते थे, क्योंकि इतनी भी गर्मी नहीं मिलती थी कि कपड़े भी सुखा सके। और वही पहन के चलते थे। आई थिंक 6 दिन हमारे ऐसे गए, हर कैंप पे 2-2 3-3 दिन रुकना पड़ा। कहाँ कहीं बारिश हो रही है, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, एवेलांच हो रहे हैं। ये पूरी जर्नी मेरी लाइफ की जो है उसके अंदर सबसे खराब, अगर कोई मैं एक्सपीरियंस ये सारे किए हैं या जितनी चैलेंजेस है माउंटेन्स पे, वो सारी एक ही इस प्रोग्राम में मैंने देख ली थी। ये अच्छी क्यों नहीं है एक्सपीरियंस, खराब क्यों है? हो गई ना अभी तो। नहीं हो गई खराब, मतलब वो वर्स्ट टाइप देखा था। खराब एक्सपीरियंस मतलब कहने का मतलब वर्स्ट है। अभी ये तो हम इसको एज ए प्राउड मोमेंट ले रहे हैं कि हम इसमें से बाहर निकले, बट दी दैट टाइम इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम कि आपके पास चैलेंजिंग। एक तो 24 लोग हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो डेथ बेड तक पहुंच चुके थे, अब उनको भी रेस्क्यू करके लेके आना है। नीचे से गवर्नमेंट की तरफ से एक ही बात आ रही है कि आप नो मूवमेंट। इवन जो हम जहाँ पे हम रुके थे, तो जो उनके जो शेल्टर होम थे उनके दरवाजे बाहर की तरफ खुल रहे थे, और स्नो इतनी गिर रही थी कि दरवाजे बंद हो जाते थे। तो मैं और मेरे फ्रेंड स्टील की प्लेट से वो बर्फ को हटाते रहते थे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। जी। तो वो जो मतलब जो भी मुश्किलें आती हैं ट्रैकिंग या माउंटेनिंग, वो सारी एक ही जगह हमने देख ली। कहने का मतलब इसलिए ये बुरा वक्त था उतना। यस। क्योंकि वेरी आज इंस्पायरिंग। मुझे फिर भी चांस मिले तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, सेम यात्रा करने के लिए। बस अब मेरे पास एक एक्सपीरियंस है उस चीज का, सो आई कैन जी। फाइंड आउट अ बेटर वे। आई एम श्योर। ये तो हम तो किताबों में पढ़, शहरी लोग हैं तो ये सारी कहानियां मूवीज में देखते हैं और किताबों में पढ़ते हैं। What is the mindset that a person who wants to take up trekking should always have? आपके हिसाब से क्या चीजें हैं जो उनको डेफिनेटली दिमाग में रहनी चाहिए और जो नहीं भी रहनी चाहिए? एंड दिस कैन ऑल्सो बी एन आंसर वीजा वी नेचर, क्योंकि ये भी एक समझ हम शायद कम समझ रहे हैं इस चीज को। और नंबर वन, जो पहले के जो जमाने में ट्रैक आते थे उनके लिए ये माइंडसेट बहुत ही क्लियर होता था कि वो क्यों आ रहे हैं। अभी कुछ कुछ हिंदी मूवीज, पर्टिकुलर एक रणबीर कपूर की आई थी, आई थिंक ये जवानी है दीवानी और समथिंग। उसके बाद यूथ में अचानक से ये क्रेज बढ़ चुका है ट्रैकिंग का। और सबसे पहला आई थिंक वही एक टर्निंग पॉइंट था मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर, जो मास लेवल पे लोग जाना शुरू किया। और वो भी उसमें कुछ चीजें दिखाई गई थी वो भी सही नहीं थी, कि वहां दारू पार्टियां हो रही है, डांस कर रहे हैं। सो ये ट्रैकिंग नहीं है। ट्रैकिंग जो है प्योर और प्योर, आपको नेचर को एंजॉय करना है, आपकी कमजोरियों को जानना है, नेचर की ताकत को जानना है, और उसके साथ आपको तालमेल बिठाना है। सो ये समझ के आप मत जाइए कि हम वहां पे एंजॉय करने जा रहे हैं। आप ये समझ के जाइए कि हर चीज होगी वो वर्स होगी आपके लिए। अभी जैसे जा रहे हैं लोग तो पहले ही चेक करते हैं क्या फैसिलिटीज मिलेगी। हम 2 आदमी हैं तो 2 आदमी का टेंट मिलेगा कि नहीं, बाथरूम टॉयलेट होंगे, और होंगे तो अटैच होंगे कि नहीं, खाना ये मिलेगा कि नहीं, पीना ये मिलेगा कि नहीं। सो these type of person are not for the trekking. I'm saying very seriously, ये लोग ट्रैकिंग के लायक नहीं, और ट्रैकिंग इनके लिए नहीं है। ट्रैकिंग जो जा रहा है वो, अगर आप उस हिमालय को जानने के लिए जा रहे हो, उस हिमालय के अंदर छुपी हुई शक्तियों को जानने के लिए जा रहे हो,
अगर आप फोटोग्राफर हो तो ब्यूटी के लिए जा रहे हो, नेचर लवर हो तो आप जा रहे हो, आप अगर राइटर हो, पोएट हो तो आपको वहां इंस्पिरेशन मिलेगी, उसके लिए जा रहे हो, तब तो ठीक है। या तो आप अपने आप को ट्रेन करने जा रहे हो, अपनी कमियों को जानने के लिए जा रहे हो। अगर पेरेंट्स भी बच्चों को भेज रहे हैं तो उसी लिए भेजें कि उनके बच्चे के अंदर एक नई टैलेंट बाहर आएगी। मुझे काफी एक्सपीरियंस है कि जब मेरे साथ क्योंकि मेरे साथ काफी यंगस्टर्स और पर्टिकुलरली हाई स्कूल्स के बॉयज गर्ल्स चलते हैं, और सब बहुत अच्छे फैमिली से होते हैं, पेरेंट्स ने बहुत पैम्पर करके रखा हुआ होता है। बट जब वो वापस आते हैं और जब मैं पेरेंट्स का फीडबैक लेता हूँ तो डेफिनेटली वो कहते हैं सर बहुत बड़ा चेंज हमने इनमें देखा है। मतलब हम अपने बच्चों को कम आंक रहे थे, मतलब इनके पास और स्ट्रेंथ है। मतलब आपके, मतलब ये हमने आपको हीरे दिए थे, आपने उसको तराश दिए हैं पूरी तरह से। तो ये, अगर आप ये करना चाहते हो तभी आप ट्रैकिंग में जाइए, और जाते वक्त हमेशा यही सोच के जाइए कि कुछ नहीं मिलेगा या कम से कम मिलेगा, और उसमें से कैसे रास्ता निकालना है। नंबर 2, वहां जाने के बाद हर चीज की रिस्पेक्ट कीजिए, लोकल्स की भी रिस्पेक्ट कीजिए। उनका कल्चर है, उनकी ट्रेडिशन है, जो जंगल्स वहां पे हैं, जो क्लीननेस है, हर चीज की एक आप रिस्पेक्ट कीजिए वहां पे। काफी बार फोटोग्राफी के चक्कर में लोग लोकल लोगों से उलझ जाते हैं, या कभी अपने ही दिमाग से उल्टे सीधे सवाल निकाल के उनके पूछ लेते हैं। कभी उनकी रिलीजियस कुछ काफी पद्धतियां होती हैं जो अलग होती है हमसे, पहाड़ों की, या इवन कल्चरल उनमें काफी डिफरेंट आपको मिलेगा। आप उत्तराखंड के कहीं वहाँ पहाड़ों में जाए हुए आगे गांव में, तो वहां पे आपको पांडव प्रथा देखने के मिलेगी कि दो तीन भाइयों के बीच में एक वाइफ है। सो उसके बारे में ये सवाल खड़े करते हैं वो। प्रथा से भी ज्यादा अगर आप एक उनके अंदर आप जाएंगे जो जमीन के लिए या कुछ सिचुएशन है उसके लिए भी ये लोग इस तरह की प्रथा को अपनाए हुए हैं। सो ये आप जरूर जो जाने वाले हैं वो ध्यान रखें कि आपको आपका शहरी दिमाग या जो शहरी फितूर है वो छोड़ के जाना पड़ेगा, और आपको वहां का बन के रहना पड़ेगा, या एटलीस्ट उनके जैसा बन के रहना पड़ेगा। ब्यूटीफुल। आपके आंसर तो बहुत अच्छे रहे हैं एंड आई एम रनिंग आउट ऑफ क्वेश्चंस नाउ। आपने ये अभी जो लास्ट का आंसर दिया इसमें एक पार्ट और चाहिए कि क्या क्या नहीं होना चाहिए स्ट्रिक्टली, उस पे भी थोड़ा अगर फोकस करें तो आपके हिसाब से। नहीं होना चाहिए। जैसे थोड़ी बातें तो मैंने बताई कि जैसे लोकल के साथ मिलना है, लोकल कल्चर के बारे में। और नंबर 2, जो सबसे बड़ा एनवायरमेंटल इश्यू है हमारा आजकल, कि जो हम कचरा वहां पे फैला रहे हैं, जिस तरह से लेके जा रहे हैं पूरी गन, सो उसको भी एक मेंटेन करना है। हम हमें तो नहीं फैलाना, अगर कुछ वहां पे पड़ा है तो उसको भी हमें जो माउंटेन्स को क्लियर रखना है। रूल्स कुदरत के भी होते हैं वहां पे, उसको भी फॉलो करना है। नंबर 1, देयर इज फियर के कहते हैं, डोंट ट्राई टू बी ए गामा इन द लैंड ऑफ लामा। कि भाई आप अगर लेह लद्दाख में हो तो पहलवानी करने की जरूरत नहीं है, वहाँ की सिचुएशन अलग होती है, और आप डेट डेट तक जा सकते हो। तो सेम पहाड़ों के अंदर भी ये है कि किसी भी चीज को इजीली लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई नदी बह रही है या कोई मौसम बिगड़ रहा है, तो अगर आपको उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो भी आपके साथ इंस्ट्रक्टर है या लोकल्स है जिनको इसके बारे में पता है, वो जो कह रहे हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो आपको करना है। अ, अगर आपको कहा जाता है कि आपको ये रूट नहीं लेना है, कभी आपको लगता है कि शॉर्टकट है, मैं यहाँ से सीधा पहुंच जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत बड़ा लंबा रास्ता बन जाए लाइफ के अंदर पहुंचने के लिए। सो ये एक मेन जो चीज है। दूसरी चीज, जो भी हमारे व्यसन्स हमारे साथ है, सिगरेट के, दारू की, वो ठीक है, आप हर एक की अपनी चॉइस है, पीते हैं, पी सकते हैं जब आप प्लेन में, बट यहाँ पे इसको छोड़ के आपको जाना पड़ेगा ट्रैकिंग के अंदर, क्योंकि ये भी एक रिस्क बन सकता है वहां पे आपके लिए, और कभी कभी औरों के लिए भी ये चीज रिस्क बन जाती है। वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी इंस्पायरिंग एंड एंटरटेनिंग थैंक यू। कन्वर्सेशन। बहुत सारी बातें थैंक यू आपने सर। बताई और ऐसा लग रहा था कि फिल्म ही देख रहे हैं वो, स्पेशली दैट एपिसोड दैट यू हैड व्हिच वाज वेरी चैलेंजिंग।
Thank you so much, and all the best for your future treks. Sir, if you permit me, I want to share one of my experience, if you allow me and if you have time. Please. सर 1997 के आसपास की बात थी। हमारे साथ एक एनआरआईज का ग्रुप चला था। वी आर इन कच्छ। तो एक पटेल कम्युनिटी है जो लंदन में काफी सालों से सेटल हो चुकी है। सो उनका 10-12 लोगों का ग्रुप ट्रैक पे आया हुआ था। आई वॉज ऑलरेडी देयर ऑन द बेस कैंप एज ए कैंप लीडर। और मेरी फैमिली जो थी, वो भी मेरे बच्चे थे, जो लाइक माई सन वरुण अब मिल चुके उनसे, तो वो 4 साल का था तब से ट्रैक कर रहा है। और मेरी बेटी है करिश्मा, वो 2.5 साल की थी तब से ट्रैक कर रही है। और उस एज में उन्होंने 14,000 फीट क्लाइम किया था। उस एज में दोनों साथ में ही थे। तो बट 97 में वो लोग पीछे से, वो भी मेरे साथ, मेरी फैमिली के भी कैंप में रहती है। उस वक्त वो पीछे ग्रुप के साथ आ रहे थे। और समहाउ रास्ते में कहीं लैंडस्लाइड हुआ तो उनकी गाड़ी फंस गई, बस भी फंस गई और ये सारे लोग फंस गए। जैसे तैसे करके वो बेस कैंप तक पहुंचे। रात का अंधेरा हो चुका था, वैसे भी थका हुआ आदमी पहाड़ों के अंदर, अंधेरा जहाँ पूरी वैसे भी लाइट नहीं है, शहरों की तरह नहीं होती है। तो हम शहर में भी अगर अंधेरा हो तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस सारी सिचुएशन। तो वो भी फ्रस्ट्रेट थे। तो आके बिल्कुल मेरे साथ गुस्से में बात करने लगे कि ये क्या है, और सब एकोमोडेशन देख के थे कुछ। हर एक अटैच, मैंने कहा था कि ये डिमांड होती है कि अटैच टॉयलेट है कि नहीं। सो इनके लिए बहुत बड़ा ये वो हो गया था इशू। और दे टोल्ड मी कि आप 100 पाउंड ज्यादा ले लेते हैं लेकिन पूरी हमको एक टॉयलेट दे देते, ये दे देते। सो आई टोल्ड कि सर आप 100 पाउंड का रुपीज में कन्वर्ट कीजिए। इतनी तो मेरी टोटल ट्रैक की फी नहीं है, बिकॉज वी आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, हम कमर्शियल नहीं कर रहे हैं इसको। सो मैं को उतनी तो फीस नहीं है जितनी आप सिर्फ टॉयलेट के लिए मुझे देना चाहते हैं। अ, फिर मैंने, बिकॉज ये दे आर पटेल कम्युनिटीज एंड वो गांव में रहते हैं, तो जो पुराने जो समय था, तो आपको भी पता होगा, अगर आपके पंजाब वगैरह में पुराने गांव होते तो पहले वो जंगल में ही जाया करते थे, घर में कोई अपने टॉयलेट नहीं बना था। सो आई पॉइंट ब्लैंक आस्क्ड देम कि सर आप लंदन नहीं गए थे तब कहाँ रहते थे? तो कहते यहाँ पे। मैं कहता तब आप सुबह कहाँ जाते थे टॉयलेट के लिए? तो कहता इस तरह जंगल में। तो मैं कहा वही तो मैं करवा रहा हूँ आपको, आपकी ओरिजिनल लाइफ याद दिला रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि हम क्या थे। तो आप भी वही कर रहे थे और मोस्टली जो गांव में जाओगे तो वही चल रहा है। तो ये यही मैं आपको लेके आ रहा हूँ। फिर भी थोड़ा उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था। दूसरे दिन हम ओरिएंटेशन वॉक के लिए चले। तो जब हम वहां पहुंचे तो बस फिर तो सुबह हो चुकी थी, हिमालय का मौसम था, नजारे थे, तो खुश हो गए। और जैसे ही नीचे आए तो कहने लगे रमेश भाई हमें यहाँ पे एक जमीन लेते हैं या कोई घर दिला दीजिए, हम साल में एक आध महीना आते हैं तो इस यहाँ पे आके रुकेंगे। एंड आई ऑल्सो टोल्ड देम कि आप सर जगह लेना छोड़ दीजिए, पूरा हिमालय बहुत बड़ा है, जब जहाँ जाना चाहें मुझे बता देना, मैं आपका बंदोबस्त कर दूंगा। देन जब हम बेस कैंप से आए, लोग जब बेस कैंप तक आते हैं तो वो सामान, बहुत सारा सामान लेके आते हैं। फिर उनको हम बोलते हैं कि आगे 8-10 दिन के लिए जरूरत का सामान, जैसे एक पैर आपने पहनी हुई है और एक पैर एक्स्ट्रा या ये ले लो। तो ऐसे करके हमने उसको रक्षक में सब कुछ सामान लेके चले। तो कैंप 1 कैंप 2 तक पहुंचे। तो कैंप 2 पे जब मुझे मिले तो फिर एक उनमें से जो भाई थे आए, कहते हैं सर और आपके साथ रह के हमने इतना सीख लिया कि लाइफ में इतनी चीज हो तो लाइफ आराम से निकल जाती है। हम तो आपको नीचे टॉयलेट हो गया, सॉरी जो भी बात थी उसके लिए बोला। फिर कहते हैं सर इतना सा बैग है तो उससे भी जी रहे हैं 3 दिन से, तो इतना हम सीखे हैं कि इतना भी बहुत है। तो मैंने उनको कहा सर आप और आगे चलिए, आपको लाइफ और सीखने को मिलेगा। एक्चुअली था आया कि उसके बाद हमारा एक टॉप कैंप जो था वो बड़ा पर्टिकुलर सिचुएशन में था कि जो किचन का टेंट था हमारा, मतलब दोनों तरफ पहाड़ियां थी, एक तरफ वैली थी एक तरफ पहाड़ी, बीच में थोड़ा सा फ्लैट लैंड था, वहां पे किचन का टेंट था। और वहाँ हमारा 2 दिन का स्टे था। तो जब भी आपको, अगर आपका जो खाना पीना है, आपका टेंट ऊपर है या 500 मीटर ऊपर है या 500 मीटर 250 200 500 मीटर तक नीचे है, तो नीचे जाना है, वापस लेके आना है, खाना है। तो एक आध टाइम तक तो चला, फिर तो सबने अपने प्लेट प्लेट सब कुछ किचन के बाहर ही छोड़ दिए कि भाई यहाँ 2 दिन रुकना है, जब विसल बजेगी कौन ऊपर लेने जाएगा। तो फिर आके वो उन्होंने वही कहा कि सर अब तो हमें इतना पता चल गया कि एक प्लेट एक मग्गा और एक चम्मच हो तब भी आदमी जिंदा रह सकता है, 2 दिन से इसमें भी जीते। मैं कहा सर एक मग्गा हो ना तब भी आदमी जिंदा रह सकता है।
Yes. सो जो मेन लेसन है वो है कि आपकी जो जरूरत है वो उसको कम कर देता है ट्रैकिंग, अगर ढंग से आप उसको लेना चाहे तो आपके पास मिनिमम जो होगा उसके अंदर आप जी सकते हो। उसके अंदर ये सबसे बड़ा लेसन, अगर आप मुझे पूरा इसके अंदर कुछ कहना चाहे तो वही है कि आपकी एक स्ट्रेंथ का पता चलता है, आपका लिमिटेशन का पता चलता है, दोनों पता चलती है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी लिमिटेशन क्या है, प्लस नेसेसिटी आपकी बहुत कम हो जाती है इस ट्रैकिंग के फील्ड के अंदर जाने के बाद। या वेरी ब्यूटीफुल। ये भी कहानी बहुत ही रोचक थी और थैंक यू फॉर एंडिंग विद दिस वंडरफुल स्टोरी। Thank I have you. been honored and extremely happy to listen to the experiences that you shared. I shall connect You with should you join. soon. You should join us with some track. Do come next month. Okay, sir. We are going to a beautiful place named Harkidun, Valley Yes. of Lord Shiva. तो आइए, बिल्कुल बहुत अच्छा जंगल है। 40 साल पहले मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत इसी ट्रैक से की थी, आज फिर 40 साल के बाद जा रहा हूँ उसी ट्रैक पे। All the very best, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। Yeah.